Hey guys, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, जैसे कि हम विजन नवंबर 2022 का कर रहे हैं सिक्योरिटी गाइस, उसका नेक्स्ट हमारा सीरीज थी, नेक्स्ट में हम करते हैं अभी। तो गाइस, सबसे पहले इसमें हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो एक बिल आया ये मीती ने निकाला है, डेट इज मिनिस्ट्री ऑफ, किसने, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ किया है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, इसका ब्रीफ बैकग्राउंड थोड़ा सा समझते हैं क्या है ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है आपसे। तो देखो, इसका ब्रीफ बैकग्राउंड गाइस ये था कि 2019 में पहला ड्राफ्ट बिल आया। किसने इसको प्रपोज किया था, याद रखना है, कमेटी का नाम जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी, जिसने किसने सेटअप की थी, ये मीती ने सेटअप की थी। फिर गवर्नमेंट ने इसको रिवीजन किया, रिवाइज किया इस ड्राफ्ट को। ठीक है, ज्वाइंट कमेटी बैठी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 2019 के अंदर। 21 में ज्वाइंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और इस बिल का नया ड्राफ्ट जो बिल बना उसका बना नाम डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021। और अगस्त 2022 के अंदर इसको और एक्सटेंसिव चेंजेस करके इसके अंदर आपका बिल को थोड़े से चेंजेस करके लेकर आया गया है। बिल में गाइस कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है जो गवर्न कर रहा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को। और इसके अंदर साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया है कि कैसे पर्सनल डेटा को डिजिटली प्रोसेसिंग करा जा रहा है, रिकॉग्नाइज करा जा रहा है कि इंडिविजुअल्स के राइट्स क्या हैं, कैसे उसके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उसको लॉफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करना है, वो सारी बातें इसमें दी हुई हैं। अच्छा, इस बिल के फीचर्स क्या हैं? तो देखो, सबसे बड़ा फीचर है इसमें नोटिस एंड योर कंसेंट, यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि प्रायर कंसेंट आपको डेटा प्रिंसिपल जो होता है वो लेना पड़ेगा। वी शुड डिस्क्लोज, आपको क्या क्या डिस्क्लोज करेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनल डेटा और पर्पस उसका प्रोसेसिंग करने का। देखो, इससे जुड़ी ना कुछ बहुत सारी टर्म्स दी हुई हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एक डेटा फिड्यूशरी है जो बहुत बारी आता है। तो डेटा फिड्यूशरी की टर्म समझ लो। एक एंटाइटी है, एंटाइटी में इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, स्टेट कोई भी आ सकता है, जो डिसाइड करेगा पर्पस एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग इंडिविजुअल पर्सनल डेटा को कैसे करना है। दैट इज कॉल्ड डेटा फिड्यूशरी। ठीक है, इसके अलावा बाकी टर्म्स को सिर्फ रीड आउट कर लेना। अच्छा, डेटा प्रिंसिपल डिनोट द इंडिविजुअल हुज डेटा इज बीइंग कलेक्टेड। डेटा प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जिसका डेटा आप कलेक्ट करने जा रहे हो, मैनेज करने जा रहे हो, रिव्यू और विड्रू हर कंसेंट। तो डेटा फिड्यूशरी थ्रू ए कंसेंट मैनेजर होगा उसके लिए। ये भी एक आपका इसमें फीचर डाला गया है। उसके अलावा ऑब्लिगेशंस ऑफ द डेटा फिड्यूशरी की ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं, तो उसमें बताया हुआ है टू इंश्योर दैट पर्सनल डेटा को प्रोसेस, स्टोर और इरेज किया जा रहा है तो वो कैसा हो, सेफ एंड प्रॉपर मैनर में किया जाए। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी आती हैं, कैसे, अगर कोई डेटा ब्रीच हो जाता है तो डेटा फिड्यूशरी क्या इन्फॉर्म करेगा, मस्ट इन्फॉर्म द बोर्ड अबाउट एंड द डेटा प्रिंसिपल के बारे में पूरा कुछ बताएगा। डिलीशन अगर पर्सनल डेटा करना है, वंस पर्पस फॉर कलेक्शन इज नो लॉन्गर सर्व, तो रिटेंशन इज नो लॉन्गर नेसेसरी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा डेटा जो ऑलरेडी यूज हो चुका है, अब उसका कोई इस्तेमाल आगे नहीं हो रहा है वाला है, तो उस डेटा को क्या करना है, डिलीट करना है। हर डेटा फिड्यूशरी मस्ट अपॉइंट ए डीपीओ, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को बुलाएगा ताकि वो डेटा प्रिंसिपल की क्वेरीज को एड्रेस कर पाए, कंसर्न्स को उसके ले पाए। एडिशनल ऑब्लिगेशंस क्या है कि जब पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात करोगे, विच इंक्लूड्स कंसेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, तो उसमें क्या है, जब भी पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन की बात आएगी तो आपको कंसेंट किससे लेना है, पेरेंट्स या गार्जियन से। नेक्स्ट इसका फीचर है सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी डेटा फिड्यूशरी को एक सिग्निफिकेंट डेटा में, ताकि उसका हाई वॉल्यूम जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है उसमें हार्म होने का काफ़ी खतरा रहता है, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी का जो डेटा होता है, ऐसे डेटा को सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिनेटली आइडेंटिफाई ज़रूर करेगी ध्यान से। उसके अलावा इसमें एक अपॉइंट करना है इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर, जो कंप्लायंस प्रपोज बिल में जो भी है और डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट जो भी है वो सब कुछ सारा ध्यान रखते हुए वो काम करेगा। इसके अलावा ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ द डेटा प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि स्टिपुलेट ड्यूटी ऑफ द डेटा प्रिंसिपल, किस एक्सटेंट में जाके रजिस्टर करना है, फॉल्स कोई ग्रेवेंट्स आकर आते हैं या सप्रेस करा जा रहा है डेटा को, तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू करेक्शन, ये सब उसको राइट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन में एक आध तुम समझ लो, जैसे कि देखो, प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया या आउटसाइड टेरिटरी अगर है तो सच डेटा प्रोसेसिंग इन कनेक्शन विद, ठीक है, तो डेटा प्रिंसिपल विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया का कनेक्ट करके करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो ऑफलाइन पर्सनल डेटा में नहीं होगा। पर्सनल डेटा प्रोसेस बाय एनी इंडिविजुअल फॉर एनी पर्सनल और डोमेस्टिक पर्पस के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है तो नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट किया गया है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का, तो ये भी ध्यान रखना कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का भी
क्या करा गया है, इस्टेब्लिशमेंट करा गया है। अब ये क्या करेगा, उसके अलावा यहाँ पर ये भी चेक करने की ज़रूरत है आपको कि पेनाल्टीज़ भी कुछ इम्पोज की गई हैं। अगर आप मान लो बिल प्रपोज करता है 6 टाइप ऑफ पेनाल्टीज, इसमें मैक्सिमम पेनाल्टी कितने रुपीज़ की है, 500 करोड़ की मैक्सिमम पेनाल्टी भी लग सकती है। और उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ डेटा अगर आउटसाइड इंडिया करना है तो उसमें नोटिफाई लिस्ट करी गई है कंट्रीज़, किन किन कंट्रीज़ में आप डेटा फिड्यूशरी ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनका ध्यान रखना होगा। अच्छा, क्या कुछ कंसर्न्स भी हैं, लेकिन कंसर्न से पहले ना तुम सिग्निफिकेंस भी समझ लो। इसमें बेसिकली ये कोशिश करी जा रही है कि ट्रांसपेरेंसी इन्हांस की जाए, इंडिविजुअल्स को एम्पावर किया जाए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को कंसिडर करते हुए, अटेम्प्ट्स टू जो भी लेकुनाज होते थे करंट फ्रेमवर्क में उसको ठीक करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, डायरेक्टली आते हैं गाइस कंसर्न्स में। कंसर्न्स है लैक टाइमलाइंस, यानी कि जो बिल इम्पोज किया गया उसमें सर्टेन ऑब्लिगेशंस हैं, तो लैक ऑफ डेडलाइन, कितने टाइम में पर्सनल डेटा आपको डिलीट करना है उसकी डेडलाइन नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ टाइमलाइन फॉर बोर्ड टू एजुकेटेड ऑन अ कंप्लेंट, ये भी नहीं दिया हुआ। इरेज करना पर्सनल डेटा, नो डेडलाइन उसकी भी नहीं दी हुई है। क्रिशुअल राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स, राइट ऑफ डेटा प्रोबेबल पोर्टेबिलिटी या फिर फॉरगेटन, ये पार्ट ही नहीं है इस ड्राफ्ट बिल का। तो ये सारी ना इसकी कुछ प्रॉब्लम्स एरियाज हैं। राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, क्या मतलब है इसका, अलाउ करेगा डेटा प्रिंसिपल को कि वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रिसीव करे ऑल द पर्सनल डेटा जो भी उसने डेटा फिड्यूशरी को दिया है। राइट टू, याद रखना ये दोनों बातें, राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी और राइट टू बी फॉरगॉटन, यानी कि अलाउज द डेटा प्रिंसिपल टू आस्क द डेटा फिड्यूशरी कि भैया उसका कॉन्टिन्यूसली डिस्क्लोजर करे, पर्सनल डेटा को स्टॉप करना बंद कर दे, अब उसका डेटा शेयर करना। ये ठीक है, दोनों टर्म्स याद रखना, राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी और राइट टू बी फॉरगॉटन। उसके बाद इसके कंसर्न एरिया ये है कि वास्ट डेफिनेशन, पब्लिक इंटरेस्ट को, क्या पब्लिक इंटरेस्ट किसको कहोगे, तो ये बहुत बड़ा वर्ड है, तो इसका अभी कुछ भी इसमें बता नहीं रखा। उसके बाद कॉम्पोजिशन पावर्स ऑफ द बोर्ड डज नॉट स्पेसिफाई, कुछ देखा कॉम्पोजिशन क्या होगी, इंडिपेंडेंस कितनी होगी, ये सब का कुछ नहीं दे रखा है ना, तो ये सब दिक्कतें हैं। इसके अलावा गाइस देखो ये बहुत सुंदर सा एक ना चार्ट डायग्राम दिया हुआ है, इसमें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने बता रखा है कि कैसे 137 आउट ऑफ 94 कंट्रीज़ में कैसे कैसे डेटा प्रोटेक्शन सिक्योरिटी पे काम चलता है। तो EU मॉडल दिया हुआ है, US मॉडल दिया हुआ है, चाइना मॉडल दिया हुआ है, जस्ट रीड आउट दिस मॉडल्स। और बाकी आपको क्या कि ना कई बार क्या होता है, मॉडल्स को भी आप जो भी उसकी अच्छी बातें हो सकती हैं वो हम इंडिया के बिल में भी, इंडिया के उसमें भी डाल सकते हैं ना, तो उसके लिए काम आ जाता है। तो जो भी आपको बेस्ट लगे उसमें से कुछ भी आप पॉइंट उठा लेना। उसके बाद लिमिटिंग पेनल्टीज, यानी कि बिल सीम टू फोकस ऑन द सिविरिटी ऑफ नॉन कंप्लायंस, है ना, इस पर बिल सारा फोकस कर रहा है। अब बोर्ड में चोज टू क्लोज द इंक्वायरी, इट सेज दैट अगर नॉन कंप्लायंस सिग्निफिकेंट नहीं हुआ तो बोर्ड फिर उसको इंक्वायरी को क्लोज कर देगा। रेमेडियल मेजर्स विल बी टेकन ओनली इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस इज सिग्निफिकेंट, अगर कुछ में नॉन कंप्लायंस दिखा है तो ये एक सब्जेक्ट है। पेनल्टीज लिमिट करेंगे आपने, प्रॉब्लम लाइज इन टर्मिनोलॉजी, सिग्निफिकेंट हाईली सब्जेक्टिव टर्म है ना, आप कह रहे हो बहुत सिग्निफिकेंट, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया तब हम रेमेडियल मेजर्स लेंगे, तो ये एक बड़ा वाइडर टर्म्स है। उसके बाद वाइड सेट ऑफ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि बिल अलाउ कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू एग्जेम्प्ट एनी डेटा फिड्यूशरी फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द ड्राफ्ट बिल। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, पोस्टपोनिंग करना, डेलीगेटिंग करना, कॉम्प्लिकेट करना, 30 क्लॉजेस लगाए गए हैं, मोर देन 19 प्रीवियस वन। ऑपरेशनल डिटेल्स लेफ्ट आउट करी गई हैं, कोई प्रोविजन नहीं है डेटा प्रिंसिपल्स टू क्लेम मॉनेटरी कंपनसेशन, अगर ब्रीच हुआ है मान लो प्रोविजन किसी भी लॉ का अगर कोई प्रोविजन, तो मॉनेटरी कंपनसेशन की बात नहीं करी गई। तो ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है सेवरल प्रोविजंस ऑफ द लॉ जो है उसको ऑपरेशनलाइज करा जाए बाय सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। और जैसे कि सिंस बिल इज ओपन फॉर पब्लिक कमेंट, तो राइटफुल कंसर्न जो भी शेयर किए जा रहे हैं स्टेक होल्डर्स विद द गवर्नमेंट, उनको भी ध्यान में रख के आगे काम किया जाए। आगे गाइज नेक्स्ट टॉपिक इसमें सिक्योरिटी के अंदर आया था हमारा टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। रिसेंटली क्या होता है, थर्ड मिनिस्ट्रियल काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म NMFT होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, MHA न्यू दिल्ली में करवाता है। NFT बोले तो नो मनी फॉर टेरर, जब कब से स्टार्ट हुआ, 2018 से स्टार्ट हुआ। किसका इनिशिएटिव था, फ्रेंच गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। तो ये गाइज एक प्लेटफॉर्म है जो नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को पार्टिसिपेशन के लिए बुला रहा है, ताकि करंट इंटरनेशनल डिजाइन्स में जो भी काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म पे काम चल रहा है उस पर बात की जाए। तो प्लेटफॉर्म बन गया। 2019 में ये कॉन्फ्रेंस आपके ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, 2020 में हेल्ड होनी थी इंडिया में, लेकिन पोस्टपोन हो गई ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। अब तुम्हें पता ही है जैसे कि टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब क्या होता है, हल्का सा इसको टच करते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो टेररिज्म मतलब कोई भी अनलॉफुल यूज़ कर रहे हो आप, वायलेंस कर रहे हो किसी पर्सन या प्रॉपर्टी पर। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है आप क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो,
ठीक है ना, मेकिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। और जैसे देखो इसमें दिया हुआ डर्टी मनी आपने कलेक्ट करा, फिर उसको पूरा इंटीग्रेट करा फाइनेंशियल सिस्टम में, ट्रांसफ़र करा इधर से उधर ऑफशोर बैंक्स के अंदर, लग्जरी उसके लिए फिर आपने फ्लैट्स, इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल चीज़ें करनी शुरू कर दी। तो इलीगल मनी बेसिकली जो आपका क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी काम आ रहा है, वो सब चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट बनी। अब लिंक क्या है, देखो यहाँ से तुमसे क्वेश्चन मेंस का आ सकता है कि व्हाट आर द लिंकेजेस बिटवीन द टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो बहुत ब्यूटीफुल आंसर ये दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ है सिमिलर एक्टिविटीज़ होती हैं दोनों में, यानी कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में सिमिलर एक कॉमन फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं कि कुछ एफर्ट्स लिए जा रहे हैं जिससे कि फंड्स को हाइड करा जा रहा है, किससे, स्टेट अथॉरिटी की स्क्रूटनी से, और उससे फिर आप ये लॉन्डर करा जाएगा, है ना। काफ़ी बड़ा अमाउंट भी करता है। देखो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट IMF और वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट आया कि क्रिमिनल्स अराउंड द वर्ल्ड लॉन्डर 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर हर साल लॉन्डर करते हैं मनी को। तो ये एक समझ गए बात को। उसके बाद दोनों में ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कैसे, मनी लॉन्ड्रिंग इस्टेब्लिश करता है एक चैनल इलिसिट फंड करने का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स जो होते हैं इसको चैनल को एक्सप्लॉइट करते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए। हो गया ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उसके बाद इन दोनों में डिस्टिंक्शन बस इतनी है कि ओरिजिन ऑफ फंड्स कैन ऑल्सो बी लेजिटिमेट इन केस ऑफ टेरर फाइनेंसिंग, बट मनी लॉन्ड्रिंग में लेजिटिमेट फंड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, यूजुअली द न्यू कॉमर्स है ना ज़्यादातर, या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अब्यूज़ वाली काम कर रही है, वो कर सकता है। तो ओरिजिन में फ़र्क है, बाकी तो सेम चीज़ें चली रही हैं। तो ये है। अच्छा, और कौन कौन से मेथड्स हैं उसको देखो, एफर्ट्स क्या लगाए जा रहे हैं टू काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के लिए। आर है रेजोल्यूशन 1267 और 1373। इन्होंने फाइनेंशियल सैंक्शंस के लिए कुछ बेडरॉक फॉर्म किए हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी बिठाई गई है। FATF को तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते होगे। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो यही कर रही है, एक वॉचडॉग है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स उसने रखे हुए हैं कि कैसे इलीगल एक्टिविटीज़ को रोका जाए। टेररिज्म प्रिवेंशन ब्रांचेस भी हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म भी है। तो ये सारे ऐसे एफर्ट किए जा रहे हैं जिससे कि आपका ही हो पाए। नेशनल एफर्ट भी हमारे ये हैं, देखो नेशनल एफर्ट भी हमने कर रखे हैं। इंडिया एक प्रपोज करता है परमानेंट सेक्रेटेरिएट टू कोऑर्डिनेट बिड टू फाइट टेरर फंडिंग, या UAP हमने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट भी बना रखा है। NIA काम करती है, हमारी फेडरल एजेंसी है जो इंडियन गवर्नमेंट जो काम कर रही है टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया। तो ये सारे के सारे ना आपको बॉडीज़ के नाम पता होने चाहिए, ताकि देखो आंसर को ना काफ़ी अच्छा बनाना है हमें, तो उसको अच्छा बनाने के लिए इन बॉडीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए कि इंडिया में क्या है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है। ठीक है, तो क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं काउंटर करने के लिए टेरर फाइनेंसिंग को? तो येस बिल्कुल है। सबसे पहले वीकनेसेस इन दी एट टाइम ऑफ इंटरनेशनल लेवल पर आपको कुछ वीकनेसेस देखने को मिलती है, यानी कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूज बर्डन जो लेजिस्लेशन का है इंडिविजुअल कंट्रीज पे, उसका एक आपस में ना कोऑर्डिनेशन ठीक से बैठ नहीं पाता, जिसकी वजह से काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग आराम से हो रही है। उसके बाद इनएडिक्वेट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसीज बाय बैंक, यानी कि लो लेवल जो ओवरऑल कंप्लायंस है वो आपका जो बैंकिंग कल्चर को ठीक से कर नहीं पा रहा है, वो कल्चर ऑफ बैंकिंग को जो ठीक से कंप्लायंसेस फुलफिल नहीं कर पा रही है, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल विल की दिक्कत होती है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है, ये एक हिंड्रेंस बन जाता है। कोलैबोरेशन की दिक्कत है, ठीक है। नॉन कैश मेथड्स भी होते हैं, है ना, जैसे इंटरनेट पेमेंट, प्रीपेड कार्ड्स है, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल पेमेंट्स हैड ओपन न्यू गेटवेज फॉर द टेरर फाइनेंसिंग। गुड पॉइंट, यू कैन राइट दिस पॉइंट ऑल्सो। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो ऐसा आपको क्रिएट कर रही हैं अकाउंट। अब क्या करें, अब देखो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन करें क्या? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो यानी कि हम, तो मैंने कई बारी बोला है ना, वीकनेसेस या प्रॉब्लम एरिया, कंसर्न एरिया ही आपका सोल्यूशन है, क्योंकि कंसर्न एरिया को तो ठीक करना है। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करो, यानी कि एक्यूरेट एंड वेल लिंक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को रिवील करो। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर शुड ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड, ताकि फॉइल टेररिस्ट एक्ट जो है वो बाहर आए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है बिटवीन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट करवाओ, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर का कोलैबोरेशन ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ज़रूरी है, ताकि इस तरह का अगर बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए तो आपकी जो ये थ्रेट्स हैं ये एड्रेस ठीक तरीके से हो पाएंगे। कुछ पीनल प्रोविजंस आपको प्रोपोर्शनेट बनाने पड़ेंगे, यानी कि कुछ मेजर्स ऐड करो आप, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इन पीनल प्रोविजंस, है ना, जिससे कि डेटरेंस क्रिएट हो। ठीक है, तो ये सब करने से आपका क्या हो, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग खत्म होएगा। आगे गाइस आता है क्राउड मैनेजमेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो क्राउड मैनेजमेंट में क्या हम पढ़ने वाले हैं
कि रिसेंट ना ट्रेजेडीज हुई सियोल साउथ कोरिया में, मोरबी गुजरात के अंदर, क्राउड एंड देयर मैनेजमेंट अंडर द स्पॉटलाइट बहुत न्यूज़ में रहा। तो सियोल क्राउड स्ट्रैटेजी जो ट्रेजेडी जो सॉरी थी, वो एक क्लासिक केस है क्राउड क्रश और कोलैप्स का, जो कि इसमें क्या हुआ, 150 पीपल हैव डाइड व्हाइल सेलिब्रेटिंग हैलोवीन। तो क्राउड क्रश का मतलब है व्हेन टू मैनी पीपल के कन्फाइंड एरिया में पुश किए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्राउड क्रश। तो पीपल कैन बी स्क्वीज्ड ऐसे एक्सटेंड में सो दैट दे कैन नो लॉन्गर इन्फ्लेट देयर लंग्स एंड एट द रिस्क ऑफ कॉम्प्रेसिव आपके एस्फिक्शन ऐसी प्रॉब्लम ना हो। जैसे देखो मोरबी में मेजर हब था स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज का, इंडिया का सिरेमिक्स फैक्ट्री है, ये डेटा आपको याद रखना है। गाइस जो छोटे छोटे हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं ना, उनको भी हमें ध्यान रखना है। 70% इंडिया का सिरेमिक्स प्रोड्यूस होता है मोरबी में, यानी कि टाइल्स वगैरह ये सारी चीज़ें, और हम एक्सपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर प्रॉब्लम हुई। अब व्हाट इज़ क्राउड मैनेजमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्राउड मैनेजमेंट का मतलब है पब्लिक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, जिसमें आप क्राउड को क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, ताकि कोई क्राउड क्रशेस प्रिवेंट कर पाओ आप। कोई भी फाइट या कोई ऐसा राइट ना हो जाए कि कोई असेंबल हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, तो वो ऐसा ना हो जाए कि वो किसी का डेथ का कारण बने। तो क्राउड मैनेजमेंट में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके हम चलते हैं। क्या? एक वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी फोर्सेस। जैसे जैसे क्राउड की डेंसिटी को मैनेज करना ऑप्टिमल लेवल पर अगर आपको, तो पीपल जो क्राउड्स में है वो सोशल फोर्सेस से गवर्न होते हैं, वॉलंटरी फोर्सेस से होते हैं। हाउएवर अगर क्राउड की डेंसिटी जो है क्रिटिकल लेवल पे चली गई है, तो पीपल मूवमेंट विच इज गवर्न बाय द इनवॉलंटरी फोर्सेस, यानी फिजिकल फोर्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब कॉजेज क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजास्टर एसोसिएटेड विद क्राउड? तो सबसे बड़ी बात है स्ट्रक्चर का फेल होना, यानी कि बैराकेड ये सब मान लो कोलैप्स हो जाए, पुअर गार्ड रेलिंग हो, डिफिकल्ट टेरेन्स हो, एब्सेंस हो इमरजेंसी एग्जिट की नहीं है, तो दिक्कत। ऐसे देखो फॉर इंस्टेंस जो ब्रिज था ना वो मोरबी का कोलैप्स कर गया गुजरात में अक्रॉस माचू रिवर ड्यू टू स्ट्रक्चरल फेलियर और मैनेजमेंट एपैथी की वजह से। तो इस वजह से दिक्कत आती है। उसके बाद फायर इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा डिजास्टर जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है, अनऑथराइज्ड फायरवर्क्स किया जा रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, वो दिक्कत है। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम देखो, अंडर डिप्लॉयमेंट या इनएडिक्वेट ब्रीफिंग करिए सिक्योरिटी पर्सनल्स को, आपने क्राउड कंट्रोल के बारे में ठीक से नहीं बताया है, सीसीटीवी सर्वेलेंस ठीक से नहीं है, इफेक्टिव वायरलेस सिस्टम नहीं था विद पुलिस, तो डिजास्टर क्यों नहीं आएगा, फिर वो आएगा। तो पुअर कोऑर्डिनेशन अगर हो, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ड्यूटीज, कम्युनिकेशन डिले, कोऑर्डिनेशन गैप हो जाए, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। कॉजेज बता रहे हैं डिजास्टर के। उसके बाद क्राउड बिहेवियर क्या है, क्राउड बिहेवियर को भी समझना जरूरी है आपको। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज क्राउड बिहेवियर ड्यू टू रश ड्यूरिंग आपके जो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन जो आप कर रहे हो सब में, लास्ट मिनट पे प्लेटफॉर्म ट्रेन में जैसे अराइवल हुआ, तो जो रश जो हमें झेलना पड़ता है उससे भी हम ऐसा डिजास्टर आ सकता है। तो कह रहे हैं क्राउड को मैनेज करने के लिए बड़ा सुंदर सा देखो डायग्राम बनाया हुआ है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। आप इवेंट का टाइप देखो, क्राउड कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्राउड का मोटिव क्या हो सकता है, क्राउड को उसके बाद मैनेज करो। कैपेसिटी प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, ये सारे ना वर्ड्स आपको लिख कर आने हैं पेपर में। कौन कौन से? ये वाले कि भाई कैपेसिटी प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, इंप्रूव प्रिपेयर्डनेस। देखो ये डायग्राम्स बड़े काम आते हैं आंसर्स में। आपको नहीं कुछ याद आ रहा, आप डायग्राम्स बना के आओगे तो कम से कम ना चीज़ें आपके लिए बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें जाती हैं। इंसिडेंस रिस्पॉन्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, वेन्यू क्या है, अदर स्टेक होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें करनी है आपको। अब व्हाट आर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनकी क्या गाइडलाइंस है क्राउड मैनेजमेंट को लेके, तो वो क्या कहते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, इवेंट क्या है, विजिटर्स कौन से आएंगे, प्लानिंग प्रोसेस की, स्टेक होल्डर्स की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, रिस्क एनालिसिस देखते हैं कोई हज़ार स्टैम्पेड ना मच जाए, मिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी अगर ऐसा हो जाता है, तो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, अलर्ट मैकेनिज्म लगाते हैं, अर्ली वार्निंग सोर्सेस लगाते हैं, मीडिया मैनेजमेंट को तैयार करते हैं, सेफ्टी बैरिकेड्स, रोड ब्लॉक्स वगैरह जहाँ जहाँ लग सकता है, फेंसिंग कर सकते हैं वहाँ करते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन कैसे रहते हैं, कहाँ पे क्राइसिस आ सकता है वहाँ पर हेल्थ हाइजीन, मेडिकल सर्विसेज का ईजी अवेलेबिलिटी, फर्स्ट एड वगैरह रखना, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी कि जितने भी टाइमली इन्फॉर्मेशन देना सारे स्टेक होल्डर्स को, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, एनजीओस को। जब भी इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला हो तो यू हैव टू आस्क फ्रॉम द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी एजेंसीज, ताकि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो। अब और क्या ऐसी चीज़ें की जाएं ताकि ऐसे मॉर्मी जैसे इंसिडेंसेस वापस से ना हो, तो क्राउड मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी, आईसीटी का इस्तेमाल करो, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस को और इम्प्रूव करो, क्राउड का एक्सपीरियंस क्राउड कंट्रोल के लिए ट्रेनिंग दो अपने क्राउड मैनेजमेंट पर्सनल्स को, इंस्ट्रक्शंस दो नॉर्मल इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट में कैसे अलग अलग तरीके से काम करना है, मॉक ड्रिल्स कराओ आप, मीडिया का रोल बढ़ाओ, एंटी सोशल एलिमेंट को हमेशा रखो, और कैसे रिस्टोर करना है पीस हार्मनी वो आपको आना चाहिए। तो मीडिया का रोल अगर बढ़ेगा तो इसमें हम अच्छे से कर लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप हो रहे हैं, वो मिसहैप जो कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें ठीक कर रही हैं। तो दिस इज गाइस ऑल अबाउट द 4 न्यूज़। अब हम करते हैं
क्विकली रिवाइज करते हैं हम शॉर्ट्स जो हमारे न्यूज़ में रहे नवंबर के मंथ में। तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक आपका रहा, CII जो था, इसने सेंसस किया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डेटाबेसेस ने निकाला, नोटिफाइड करा CII, दैट इज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। नोटिफिकेशन में यह है कि कोई भी टेम्परिंग या अनऑथराइज अगर डेटा का एक्सेस हो रहा है बाय विद सेंसस एप्लीकेशन, तो आपको फिर उसमें क्या कहा जाएगा कि विल बी पनिशेबल बाय 10 years इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। तो CII बेसिक को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं, इसका मतलब है फिजिकल या साइबर बेस्ड सिस्टम इनकैपेसिटेशन या डिस्ट्रक्शन विच हैव डेबिलिटेटिंग इम्पैक्ट ऑन, ऐसी चीज़, कुछ ऐसा फिजिकल साइबर बेस्ड सिस्टम जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी के लिए नुकसान पहुंचाए, तो उसके लिए आपके लिए ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा जा रहा है कि अगर इसका डेटाबेसेस वगैरह या सेंसस एप्लीकेशंस में कुछ ऐसा आया तो 10 साल का आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। तो CII इज डिक्लेयर्ड बाय, कौन डिक्लेयर करता है? गवर्नमेंट करती है। किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन 70 IT का। थ्रेट क्या है CII को? देखो, नेचुरल अर्थक्वेक, सुनामी, ह्यूमन कॉज क्या है? टेररिज्म, एक्सीडेंटल क्या है? पावर ग्रिड सिस्टम फेलियर। तो ये सब अब क्या क्या मेजर्स लिए जाएं जिसकी वजह से ये क्रिटिकल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ठीक हो जाए? तो उसके लिए तरीका है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, नोडल एजेंसी है। उसके बाद CERT, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, नोडल एजेंसी है ये भी, जो रिस्पॉन्ड करती है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंसेस को। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, वो इसमें काम कर सकती है ताकि डिफरेंट एजेंसीज के साथ मिलकर वो अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो वो ठीक कर पाए। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है 2013 की, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्रिटिकल अच्छा, इसमें क्या याद रखना, ये याद रखना कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या लिखा होगा? ट्रांसपोर्ट, पावर एनर्जी, टेलीकॉम, गवर्नमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्ट्रैटेजिक एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो 6 सेक्टर्स का नाम याद रखना, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव है CRI का। तो क्या होता है कि इन द फेस ऑफ एनहांस्ड, मान लो रैंसमवेयर ग्लोबली बहुत बढ़ने लगा, तो CRI ने काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव लिया गया, इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन के, ग्रुपिंग है बेसिकली 36 कंट्रीज की, यूरोपियन यूनियन, दैट एम्स टू डिस्टर्ब रैंसमवेयर अटैक्स बेसिकली, और स्ट्रेंथन करना भी इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंडा को। तो इंडिया अलॉन्ग विद लिथुआनिया लीड्स द नेटवर्क ऑफ रेजिलिएंट वर्किंग ग्रुप ऑफ CRI। तो याद रखना ये इन्फॉर्मेशन कि इंडिया ने लीड करा है, ठीक है। आगे चलिए, तो द रिसेंट समय CRI ने डिसाइड करा है कि हम एक इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर टास्क फोर्स बनाएंगे जो कि इसको देखेगी अगर ऐसा कोई इशू आता है। ब्लू बगिंग की गाइस मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, मैं आपको इसके साथ ही लिंक अप करके दे दूंगी, में जब आप देखोगे तो और समझ आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है हाई एनर्जी लेज़र सिस्टम के बारे में जानने को। अब देखो, हाई एनर्जी लेज़र सिस्टम क्या है? एक तरह का ना इसने पार्टनर किया है बेसिकली SFO टेक्नोलॉजी ने DRDO के साथ, और कोलैबोरेट करके बनाया सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस का। तो जो ये स्टेस है, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस, ये डिफेंस लैब है और लैब में आपका रिसर्च वगैरह वर्क चलता है। तो ये हेल्थ जो है आपका हाई एनर्जी लेज़र सिस्टम, ये ना इमिट करता है वेपन्स का, इमिट इनफ थर्मल एनर्जी ताकि वो रेंडर को टारगेट कर पाए डायरेक्टली, और इन्फेक्टेड विदाउट यूजिंग कन्वेंशनल म्यूटेशन। तो ये इफेक्ट करता है टारगेट अक्रॉस द डोमेन्स ऑफ एयर, ग्राउंड, ये सब में। लेज़र वेपन है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कैटेगरी के अंदर आता है, अम्ब्रेला टर्म है DW, और इसमें आपका कवर करता है टेक्नोलॉजी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को निकाल रहे हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के एडवांटेजेस में बता रहा है कि सेल्फ लाइक परफॉर्मेंस होती है, लाइट एंगेजमेंट में बहुत अच्छा होता है, उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, लो कॉस्ट प्रिसिशन में, ये सब आपका फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा एक आपका रहा वेपन इन इंडिया का याद रखना, डायरेक्टली अनरिस्ट्रिक्टेड में इस्तेमाल होता है, और ये सब रशिया और जर्मनी ये सब का बहुत अच्छा रोबस्ट प्रोग्राम है। नेक्स्ट न्यूज़ है जिसको हम स्पेस बोलते हैं। ये गाइस एक स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग इवेल्युएशन फैसिलिटी है सोनार सिस्टम के लिए। कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है? इंडियन नेवी इसको इस्तेमाल कर रही है सोनार, जिसका क्या होता है, मतलब ये हेल्प करता है एक्सप्लोर करने में और ओशंस के मैपिंग में हेल्प करता है, बिकॉज साउंड वेव्स आपके फर्दर वाटर में ट्रैवल करेंगे दैन टू रडार लाइट वेव्स से ज़्यादा ये वाली साउंड वेव्स से ट्रैवल कराया जाता है। तो स्पेस एक तरह की फैसिलिटी है वर्ल्ड में, तो सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म्स डिज़ाइन कर रही है जिसकी लोअर अप टू डेप्थ 100 मीटर्स तक जाएगा, और सोलार सिस्टम्स को इवेलुएट करने के लिए, कोई डेवलपमेंट करने के लिए, सेंसर्स वगैरह साइंटिफिक पैकेजेस के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका शॉट आया था रोहिणी 200 रॉकेट्स, यानी कि जो ये है ये इसरो का है गाइस, 200 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट के लिए साउंडिंग रॉकेट्स यूज़ किए जाते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी के थ्रू, एक्सपेरिमेंट मेथोडोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के लिए। फर्स्ट साउंडिंग जो रॉकेट था वो 1963 में आया था, अमेरिकन का नाइका पैके।
अपाचे और उसके बाद रोहिणी, ये सब। RS-200 एक सॉलिड मोटर पावर्ड एक्सपेंडेबल है। ये आपका हाइट 70 किलोमीटर्स का है और ये अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है। कुछ एक्सरसाइजेस भी न्यूज़ में थी, तो याद रखना गाइस एक्सरसाइजेस के बारे में। तो एक्सरसाइज पहली थी गाइस इंडिया पैसिफिक एंडेवर 2022 मैरीटाइम पार्टनरशिप है, याद रखना, कई बार पूछी जाती है। तो इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में ये इंडो पैसिफिक एक्सरसाइज हुई है। गरुण शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में बायलैटरल जॉइंट ट्रेनिंग सर्विसेज है, ठीक है, नोट करना। गरुण इज अ जॉइंट एयरफोर्स बिटवीन दी इंडिया एंड फ्रांस। यहाँ गरुण शक्ति की बात हो रही है, गरुण आपकी इंडिया और फ्रांस के लिए होती है। युद्ध अभ्यास 2022 याद रखना, ये आपका इंडिया यूएस की होती है। हरिमऊ जो शक्ति वाला है वो इंडिया और मलेशियन आर्मी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये एनुअल इवेंट है। लास्ट न्यूज़ ऑफ द सिक्योरिटी इज योर इरेदा। इरेदा क्या है? टिपोलॉजिकल एरर आया था आर्टिकल 4.3.5 कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 2022 अक्टूबर में हुआ। तो मैप ये शो कर रहा है कि उज्बेकिस्तान भी CSTO का मेंबर रहा है। हाउएवर जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज दैट उज्बेकिस्तान इज नॉट इट्स मेंबर। CSTO मेंबर कंट्रीज के नाम याद रखना गाइस, क्या क्या है CSTO मेंबर कंट्रीज के नाम? तो आपके बेलारूस, रशिया, किर्गिस्तान, यानी कि BRKTK, तो उसका कुछ आप बनाओ ऐसा सीरीज। और बेलारूस, रशिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, ये सारी कंट्री CSTO के मेंबर्स हैं। तो आपको याद रखने हैं, मैप इन्फॉर्मेशन ज़रूर करो, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस सिक्योरिटी पार्ट। थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल।